मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां यूनिट 5वां इकाई जिसका नाम है सतह रसायन। इसमें हम जो है सतह रसायन के दो भाग जो थे, जैसे आपका अधिशोषण क्या है और आपका उत्प्रेरण क्या है, वो हम पढ़ चुके हैं। ये आपका लास्ट उसका पार्ट है, भाग है, जिसका नाम है आपका कलिल प्रवस्था, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइडी अवस्था। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड क्लास में यहीं से आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो कोलाइडी जो अवस्था है, इसके बारे में सबसे पहले बात किया वो था थॉमस ग्राहम। नाम क्या है इसका नाम? थॉमस ग्राहम। थॉमस जो ग्राहम नाम का क्या था, जो साइंटिस्ट था, जिन्होंने सबसे पहले कोलाइडी अवस्था के बारे में कुछ हमको क्या दिया, जानकारी दिया, जिसका नाम क्या था भाई हमारा? थॉमस ग्राहम। सन 1861 में बोल सकते हैं। तो थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में क्या किया, कुछ पदार्थ को लिया, विलेयशील पदार्थ को जो पानी में घुल जाए, है ना। विलेयशील किसको बोलते हैं भाई? जो पानी में घुल जाए, है ना। विलेयशील मतलब होता है पानी में घुलने वाले या किसी चीज़ में घुलने वाले। तो विलेयशील पदार्थ लिया और उस पदार्थ को उन्होंने क्या कर दिया, घोल के विलायक में घोल करके क्या प्राप्त किया? विलयन प्राप्त किया। और इस विलयन को उन्होंने चर्मपत्र से गुजारा। चर्मपत्र मतलब होता है जंतु झिल्ली, अर्धपारगमी झिल्ली बोल सकते हैं। तो चर्मपत्र से उन्होंने क्या किया? गुजारा। और चर्मपत्र से गुजरने के आधार पर या विसरण होने के आधार पर उन्होंने उस विलेयशील पदार्थों के विलयन को दो भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। एक बांट दिया क्रिस्टलाभ, और एक बांट दिया उन्होंने कोलाइड। क्या बांट दिया? ये कोलाइड। मतलब क्या लिया उन्होंने? थॉमस ग्राहम ने क्या लिया? विलेयशील पदार्थ लिया, और विलेयशील पदार्थों को क्या बनाया उन्होंने? विलयन बनाया। और विलयन को फिर उन्होंने चर्मपत्र से क्या किया? विसरित करके देखा, गुजार के देखा। और उस गुजरने के आधार पर या विलयन के विसरित होने के आधार पर उन्होंने विलयन को कितने भागों में बांट दिया? यहाँ पर दो भागों में, क्रिस्टलाभ और कोलाइड। क्रिस्टलाभ उन्होंने ये बोला कि जो विलयन चर्मपत्र से आर पार विसरित हो जाते हैं, है ना, या वे पदार्थ जिनका विलयन है ना, हाँ, चर्मपत्र से आर पार क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, मतलब आर पार निकल जाते हैं, उसको उन्होंने बोल दिया क्रिस्टलाभ। और जो विलयन या जिस पदार्थ के विलयन चर्मपत्र के आर पार नहीं जाते हैं, उसको बोल दिया उन्होंने कोलाइड, ठीक है। तो इस तरीक़ा से कोलाइड का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। बाद में जो आधुनिक साइंटिस्ट लोग आए, आधुनिक जो वैज्ञानिक आए, उनका जो कथन था, या उन्होंने ये जो भी थॉमस ग्राहम का जो क्या था वर्गीकरण था, उसको अमान्य कर दिया। और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई दो प्रवस्था नहीं होता है, क्रिस्टलाभ और कोलाइड जैसा कोई प्रवस्था नहीं है, क्योंकि एक ही पदार्थ दोनों प्रकार की प्रवस्था को क्या कर सकता है? आपका शो कर सकता है। एक ही पदार्थ मतलब एक ही पदार्थ दोनों प्रकार की प्रवस्था को क्या कर सकता है? प्रदर्शित कर सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं नमक का। अगर नमक की बात करें तो नमक को अगर हम पानी में घोलते हैं, नमक को किस में घोलते हैं? हम पानी में घोल देते हैं। तो नमक को पानी में अगर घोला जाए तो उस स्थिति में उसका जो विलयन बनता है, और उस विलयन को अगर चर्मपत्र से क्या किया जाता है? गुजारा जाता है, तो आसानी से चर्मपत्र से क्या हो जाता है? आर पार निकल जाता है। मतलब नमक का जल में विलयन कैसा कहलाएगा? आपका क्रिस्टलाभ कहलाता है, इसके अनुसार, थॉमस ग्राहम के अनुसार। लेकिन जब नमक को अगर किस में घोला जाए? बेंजीन में घोला जाए। बेंजीन भी एक विलायक होता है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। तो बेंजीन में अगर घोला जाए और उसके बाद उसके विलयन को अगर चर्मपत्र से गुजारा जाए, तो नमक के जो विलयन होता है वो चर्मपत्र से आर पार नहीं जाता है, तो उस स्थिति में उसको कोलाइड कहते हैं। तो ये जो है आपका, ये कहना किसका था? हमारा थॉमस ग्राहम का था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग बोले कि नहीं भाई, आपका जो वर्गीकरण है वो ठीक नहीं है, अमान्य, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही पदार्थ अलग अलग विलायक में इन दोनों प्रवस्था को क्या कर सकता है? आपका शो कर सकता है। तो आपका वर्गीकरण जो है ठीक नहीं है। और बाद में फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो भी आप दो प्रवस्था बोल रहे हैं, ये ऐसा जो प्रवस्था निर्मित होता है वो किसी भी पदार्थ का विलायक में कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे नमक को पानी में घोला जाता है तो वो पूरा घुल जाता है, तो शायद उसका कण क्या हो जाता है? बहुत छोटा होता है। और वो कण इतना छोटा होता है कि आसानी से वो चर्मपत्र के जो अंदर में जो छिद्रियाँ हैं उनको क्या कर जाता है? पार कर जाता है। इस कारण से जल में नमक का विलयन क्रिस्टलाभ की भांति व्यवहार करता है।
अगर हम उसको बेंजीन में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो शायद वो पूरा तरीका से घुल नहीं पाता है और उनके कारण थोड़ा बड़ा बड़ा रह जाता है और उस कारण से वो चर्म पत्र से आर पार नहीं जा पाता है और इस कारण से वो जो है कोलाइट की जैसा बिहेव करता है। तो ऐसा जो है आपके कणों के आकार पर निर्भर करता है, ऐसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया। और फिर पदार्थों के जो कण होता है उस कणों के आधार पर पदार्थ को फिर या विलयन को फिर जो है 3 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, जिसको एक को बोले आपका वास्तविक विलयन, जो आगे हम लोग देखेंगे। एक को क्या बोले हैं उन्होंने, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। एक को उन्होंने बताया कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और एक को दिया आपका 3rd नंबर, वो है निलंबन, निलंबन। तो ये सब किसके आधार पर है, पदार्थों के अंदर जो कण है या कणों के आकार के आधार पर ये तीनों भागों में क्या किया गया, इसको बांटा गया। तो ये कहानी आपका चालू होता है कहाँ से, थॉमस ग्राहम से। तो थोड़ा सा उसका जो भी बात है उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्वेश्चन तो नहीं आता है पर मैं आपको समझा दिया। तो थॉमस ग्राहम ने है ना विलेयशील पदार्थों के है ना विलयन या विलेयशील पदार्थों के विलयन विलेयशील पदार्थों के विलयन के चर्म पत्र, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु झिल्ली से, विलयनों के चर्म पत्र से विसरण के आधार पर, विसरण के आधार पर विलयनों को 2 भागों में बांटा, विलयनों को 2 भागों में बांट दिया या 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। ठीक है। तो थॉमस ग्राहम ने क्या किया कि जो भी विलेयशील जो पदार्थ था उसका जो भी विलयन था, जो चर्म पत्र से क्या हो सकता था, विस्तृत हो सकता था, नहीं हो सकता था, इसके आधार पर उन्होंने विलयन को कितने भागों में बांटा भाई, 2 भागों में बांटा, है ना। कौन कौन से 2 भागों में बांटा, वो है पहला वाला भाग था क्रिस्टलाभ, पहला वाला भाग क्या था, क्रिस्टलाभ, और दूसरा वाला भाग था क्या, कोलाइट। तो ये 2 भागों में उन्होंने क्या कर दिया, अपने हिसाब से बांट दिया। ये किसको भाई, हमारा क्रिस्टलाभ को, और दूसरा कोलाइट को। अब हमको जानना है कि यहाँ पर क्रिस्टलाभ क्या है और कोलाइट क्या है, जो मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, क्रिस्टलाभ के पास, जिसे हम क्रिस्टलाइट भी कहते हैं। तो क्रिस्टलाभ जो होता है, क्रिस्टलाभ, तो क्रिस्टलाभ क्या होता है, तो वह पदार्थ जिसका विलयन क्रिस्टलाभ, तो वह पदार्थ जिनका या जिसका विलयन चर्म पत्र या इसी को हम क्या बोलते हैं, जंतु झिल्ली कहते हैं। जंतु झिल्ली से क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, क्या कहलाता है आपका, क्रिस्टलाभ कहलाता है। किसके अनुसार, थॉमस ग्राहम के अनुसार क्रिस्टलाभ कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भाई अगर विलयन है और विलयन को अगर हम चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से गुजारें और अगर वो क्या हो जाता है, आर पार निकल जाता है, आर पार विसरित हो जाता है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, हमारा क्रिस्टलाभ नाम दिया। ठीक है, ये हो गया क्रिस्टलाभ। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं, जैसे आपका नमक का जो विलयन है ना, शक्कर का जो विलयन है, ये आपका क्या होता है, आपका क्रिस्टलाभ के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। तो थॉमस ग्राहम के अनुसार
उन्होंने कुछ विलयन लिया और उस विलयन को उन्होंने चर्मपत्र से क्या देखा, गुजारा। तो जो विलयन चर्मपत्र से आर पार निकल गया उसको उन्होंने क्या बोल दिया, कृष्णलाभ बोल दिया। और जिसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि वह पदार्थ जिसका विलयन चर्मपत्र से विस्तृत हो जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कृष्णलाभ कहलाता है। जैसे नमक का विलयन, शक्कर का विलयन जो होता है वो आसानी से क्या करता है, आपका चर्मपत्र से क्या हो जाता है, आपका आर पार निकल जाता है या विस्तृत हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कृष्णलाभ कहते हैं। तो बस इसमें इतना ही बात। अब हम बात करते हैं किसका, कोलाइड का। तो कोलाइड को उन्होंने कैसे समझाया, तो उन्होंने कोलाइड को समझाया आपका, कोलाइड वे पदार्थ जिनका विलयन चर्मपत्र या जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होता है, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोलाइड कहते हैं। कोलाइड कहते हैं किसके अनुसार, थॉमस ग्राहम के अनुसार कोलाइड कहते हैं। तो थॉमस ग्राहम ने ये देखा कि जो चर्मपत्र से जो विलयन आर पार नहीं जाता है उसको उन्होंने क्या बोला, कोलाइड बोला। और जो चर्मपत्र से क्या हो जाता है, आर पार निकल जाता है, उसको उन्होंने कृष्णलाभ बोला। इसका अगर मैं उदाहरण देखूं तो इसका जो उदाहरण है ये आपका ले सकते हैं, गोंद ले सकते हैं भाई, आप स्टार्च ले सकते हैं इसका। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि आपके कोलाइड के अंतर्गत आता है। तो ये काम या ये सब बातें कौन बताया, थॉमस ग्राहम ने, जिसको मैं आपको पहले बताया कि थॉमस ग्राहम ने सबसे पहले जो भी घुलने वाला जो पदार्थ था उसका विलयन बनाया और विलयन बनाने के आधार बनाया और उसके बाद उन्होंने उसको चर्मपत्र से गुजारा और चर्मपत्र से जो गुजर गए, आर पार निकल गए, उसको उन्होंने कृष्णलाभ बोल दिया। और जो नहीं गुजरे अर्थात जो विस्तृत नहीं हुए उसको उन्होंने कोलाइड बोल दिया, है ना। अब बाद में जो साइंटिस्ट हुए, आधुनिक वैज्ञानिक हुए, कौन सा वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक। तो ये जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए इनका कहना ये था कि थॉमस ग्राहम का जो वर्गीकरण था, थॉमस ग्राहम का जो क्या था भाई वर्गीकरण था, उसको इन्होंने अमान्य कर दिया गया। थॉमस ग्राहम का वर्गीकरण को क्या कर दिया, आधुनिक वैज्ञानिक अमान्य कर दिया, अमान्य कर दिया। क्यों अमान्य कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसा कोई दो अवस्था नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों अवस्था एक ही पदार्थ क्या कर सकता है, आपका प्रदर्शित कर सकता है। एक ही पदार्थ दोनों अवस्था को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे नमक का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन की अगर हम बात करें तो ये आपका व्यवहार करता है कृष्णलाभ के जैसा, कृष्णलाभ के जैसा। और अगर हम बात करें दूसरा तो नमक का बेंजीन में विलयन, बेंजीन में विलयन ये बिहेव करता है कोलाइड के जैसा। तो आधुनिक वैज्ञानिक का कहना था कि एक ही पदार्थ अलग अलग विलायक में अलग अलग प्रवस्था को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। जैसे नमक जल में अगर घोलते हैं तो कृष्णलाभ के जैसा बिहेव करता है और नमक को अगर बेंजीन में घोलते हैं तो कोलाइड के जैसा बिहेव करता है। तो ऐसा कोई दो प्रवस्था नहीं होता है। जो भी अंतर होता है वो क्या होता है, आपका जो भी विलयशील जो कण होता है, विलयशील जो पदार्थ होता है उसके किस पर निर्भर करता है, कणों के आकार पर निर्भर करता है। कणों के किस पर भाई, आकार पर निर्भर करता है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने ये आपका निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों प्रवस्था जो बोल रहे हैं, इन दोनों प्रवस्था का मेन जो कारण है वो कणों का क्या है, आकार है। क्या है, कणों का आकार है। क्यों, क्योंकि नमक जो है जल में घोलने पर पूर्ण तरीक़ा से घुल जाता है, मतलब उनके कण जो है बहुत छोटे छोटे रहते हैं और वो कण क्या करता है, आसानी से चर्मपत्र में पाए जाने वाला जो छिद्रियाँ होता है उससे आर पार निकल जाता है। और अगर उसी नमक को अगर हम बेंजीन में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो शायद वो पूरी तरीक़ा से बेंजीन में नहीं घुल पाता है और इस कारण उसके कण वैसा का वैसा रहता है जो कि बेंजीन के छिद्रियों से बड़ा होता है। इसलिए वो जो है आपका चर्मपत्र के छिद्रियों से बड़ा होता है, इसलिए आर पार वो नहीं जा पाता है।
तो जो भी आपका यहाँ पर आपका जो भी उस चर्म पत्र से आर पार जाने या नहीं जाने का जो भी सवाल है वो किस पर निर्भर करता है, आपका कणों के आकार पर निर्भर करता है। ऐसा कौन बताया, हमारा आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया। और फिर कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, किसके आधार पर भाई, कणों के आकार के आधार पर जो भी हमारा विलयन था उसको 3 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। पहला वास्तविक विलयन, पहला क्या है हमारा, वास्तविक विलयन। पहला उन्होंने क्या बांटा भाई, वास्तविक विलयन। दूसरा उन्होंने बांटा कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और तीसरा उन्होंने बांटा निलंबन, निलंबन विलयन, या निलंबन ही बोल सकते हैं, विलयन ही है भाई, है ना, ये विलयन है। तो इस प्रकार से कणों के आकार के आधार पर जो भी हमारा क्या था, हमारा विलयन था, उसको उन्होंने कितने भागों में बांट दिया, आधुनिक वैज्ञानिक ने 3 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। कौन कौन से भाई, वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन। जिसमें हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है क्या, आपका कोलाइडी विलयन। इसी पर ज़्यादा आपका क्या करता है, क्वेश्चन आता है। ये भी पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या है, पर हम ज़्यादा आगे क्या करेंगे, फोकस जो है कोलाइडी विलयन पर करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन क्या होता है इसके पास चलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसके पास, वास्तविक विलयन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है भाई, वास्तविक विलयन। तो सॉल्यूशन बोल सकते हैं। वास्तविक विलयन क्या होता है, तो वास्तविक विलयन का मतलब ये है कि ये ऐसा विलयन होता है जो, सबसे पहली बात करें तो ये समांगी प्रकृति का होता है। ये विलयन कैसा होता है आपका, समांगी प्रकृति का होता है। समांगी मतलब इनमें उपस्थित जो भी विलय के कण होते हैं वो समान मात्रा में, समान रूप से सभी तरफ विस्तृत रहते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसा होता है, समांगी प्रकृति होता है, समांगी प्रकृति होता है भाई। समांगी प्रकृति का मतलब ये होता है कि जो विलायक में सभी तरफ, पूरे सभी भागों में समान रूप से जब क्या हो, फैला हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांगी प्रकृति। या साफ भाषा में बोले कि समांगी प्रकृति का मतलब होता है कि उस विलयन में कौन कौन से कण हैं, कौन कौन से कण उसमें उपस्थित है, क्या क्या चीज़ घुला है, अगर हम ना बता पाएँ देख करके तो उसको हम लोग बोलते हैं समांगी। साफ साफ जैसे आपको दूर से पूछ रहा है कि ये पानी में, ये पानी नमक वाला पानी है या नॉर्मल पानी है, तो देख कर थोड़ी ना बता पाएंगे, वहाँ पर नमक थोड़ी दिखेगा अंदर में, तो नहीं दिख रहा है मतलब वो समांगी है। क्या है, समांगी है। और अगर दिख जाए तो विषमांगी है, आप ऐसे बोल सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है। तो समांगी प्रकृति का होता है कौन सा विलयन, हमारा वास्तविक विलयन कैसा होता है आपका, समांगी प्रकृतिक होता है। और इस विलयन में जो विलय होता है, विलयन के 2 भाग होते हैं भाई, आप पढ़ चुके हैं ना, आप विलयन लेसन में पढ़ चुके हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं हमारे, 2 भाग होते हैं, विलय और दूसरा क्या होता है हमारा, विलायक, ठीक है। तो 2 भाग होते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, वास्तविक विलयन होते हैं वो तो समांगी प्रकृतिक होता है। और विलय, और इस विलयन में विलय और जो विलायक का जो आकार होता है वो समान होता है। इस प्रकार के विलयन में विलय और विलायक का आकार क्या होता है आपका, समान होता है। इनका आकार आपका 0.1 या ये बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है आपका, कम होता है। नैनोमीटर एक मात्रक होता है भाई, है ना। तो इस नैनोमीटर से इसका मात्रक क्या होता है आपका, बहुत ही क्या होता है आपका, कम होता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका वास्तविक विलयन कहलाता है। तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन समांगी प्रकृति का होता है। पहली चीज़ तो समांगी प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है, ठीक है। जिसमें विलय और विलायक के कणों का आकार समान होता है। क्या होता है हमारा, समान होता है, समान होता है। इसमें विलय और विलायक
विलेय और विलायक के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है भाई आपका? कम होता है। वास्तविक विलयन के कणों को नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन को चर्मपत्र से छानने पर या विस्तृत करने पर, चर्मपत्र से विस्तृत करने पर आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। विस्तृत हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ये वास्तविक विलयन कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इतने क्या कर सकते हैं, भागों में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होता है भाई। तो वास्तविक विलयन पहली चीज़ तो ये समांगी प्रकृति का होता है। इसमें विलेय और विलायक जो होते हैं उनके जो कणों का आकार होता है वो आपका क्या होता है? बराबर होता है। और इसमें विलेय और विलायक के कण की बात करें कि 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। और वास्तविक जो विलयन होता है उनके कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। और वास्तविक विलयन को अगर चर्मपत्र से विस्तृत करें तो आसानी से विस्तृत हो जाता है, मतलब आर पार निकल जाता है। यही आपका क्या कहलाता है? वास्तविक विलयन कहलाता है। और उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो उदाहरण में हम क्या कर सकते हैं, जैसे नमक का विलयन, नमक का जो क्या होता है हमारा विलयन होता है, नमक हो गया, शक्कर हो गया, तो ये सबका जो विलयन होता है यही विलयन आपका कैसा होता है? आपका ये आपका वास्तविक विलयन कहलाता है, वास्तविक विलयन कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा विलयन भाई? वास्तविक विलयन। ठीक है, कणों के आकार के आधार पर। नैनोमीटर को और भी कई नाम से जानते हैं, उसको एंगस्ट्रॉन्ग में आप क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग में बता सकते हैं। मतलब एंगस्ट्रॉन्ग में बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से 10 एंगस्ट्रॉन्ग से बोल सकते हैं आप, है ना। 100 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉन्ग से कितना हमारा 100 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच इनका कणों का आकार होता है, ऐसा आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं भाई। ठीक, ओके, ये तो हो गया वास्तविक विलयन। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कोलाइडी विलयन, जिसके बारे में हमको आगे बहुत सारा क्या करना है? चर्चा करना है। तो इनके बारे में हम क्या करते हैं? थोड़ा सा बात करते हैं। कोलाइडी जो विलयन होता है ना, ये आपका विषमांगी प्रकृति का होता है। पहली चीज़ ये कैसा होता है? विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी का मतलब ये होता है कि इनके अंदर कौन कौन से कण हैं उनको हम देख करके पता लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य आँखों से नहीं देख सकते भाई। उसको हम लोग किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ना, तब जा कर के दिखाई देता है। वो भी अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या होता है? कोलाइडी विलयन के अंदर जो भी कण होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं मतलब कौन कौन से अंदर में हैं, इसलिए क्या होता है? हमारा विषमांगी प्रकृति का होता है। तो पहला तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि कोलाइडी विलयन कैसा होता है भाई? हमारा विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी प्रकृति का होता है। पहला चीज़ यही हो गया। कोलाइडी विलयन कैसा होता है? विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें जो क्या होता है? विलेय और जो विलायक होते हैं, विलेय और क्या है हमारा? विलायक होते हैं, उनके आकार में, उनके कणों के आकार में क्या होता है? भिन्नता होता है। तो लिख सकते हैं इसमें विलेय और विलायक के
विलायक के, ठीक है, विलेय और क्या होता है भाई हमारा, विलायक के, विलेय और विलायक के कणों के आकार में क्या होता है हमारा, भिन्नता होता है, भिन्नता, विभिन्नता या भिन्नता पाया जाता है, भिन्नता होता है, भिन्नता होता है भाई। पहले वाला समान था, ये कैसा होता है, भिन्नता होता है, भिन्नता होता है। इसमें जो विलेय के कणों का आकार जो होता है ना, वो आपका 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से आपका बोल सकते हैं 1000 नैनोमीटर के क्या होता है आपका बीच होता है। कितना होता है भाई हमारा, 1000 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है आपका पाया जाता है। या ये बोल सकते हैं कि इसमें जो हमारा क्या होता है आपका विलेय का जो कण होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, 1 नैनोमीटर से क्या होता है आपका अधिक होता है। हम ये क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, हमारा कोलाइडी विलयन जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार क्या होता है आपका, भिन्नता होता है। इसमें जो क्या होता है हमारा, जो विलेय का जो आकार होता है वो लगभग आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार कितना से भाई हमारा 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर से कितना हमारा 1000 नैनोमीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग क्या कि 100 एंगस्ट्रॉम से, या नैनोमीटर ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है हमारा। तो 1 नैनोमीटर से कितना होता है हमारा 1000 नैनोमीटर की क्या होता है हमारा बीच होता है, बीच होता है। तथा विलायक के कणों का आकार, विलायक के कणों का आकार आपका कितना होता है आपका, और 0.1 से है ना 1 नैनोमीटर के बीच होता है, 1 नैनोमीटर के बीच होता है, बीच होता है। तो इस तरीक़े से हम बोल सकते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होता है वो विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार कितना होता है आपका, उसमें भिन्नता होता है। विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तथा विलायक के कणों का आकार 0.1 से 1 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। और इनके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है और चर्म पत्र से विसरित करने पर विसरित नहीं होता है, विसरित नहीं होता है। क्या कहलाता है हमारा, कोलाइडी विलयन कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से कोलाइडी विलयन को हम क्या कर सकते हैं, पहले जैसा क्या कर सकते हैं, परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, याद में रखना है। क्या याद में रखना है भाई, कि कोलाइडी विलयन कैसा प्रकृति का होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार क्या होता है आपका, भिन्नता पाया जाता है। इसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और विलायक के कणों का आकार जो है आपका 0.1 से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। इनमें कणों की अगर बात करें तो अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको नहीं देखा जा सकता है, और चर्म पत्र से विसरित करने पर विसरित आपका नहीं होता है, बोल सकते हैं, है ना, मतलब वहाँ पर आपका नहीं होता है। और यही क्या कहलाता है आपका, कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम कोलाइडी विलयन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें
किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जो उदाहरण होता है उस उदाहरण से हम देखें तो है ना, यहाँ पर विशिष्ट नहीं होता है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका गोल्ड, या आप क्या कर सकते हैं उदाहरण ले सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है आपका बोल सकते हैं गोंद हो गया, ये उदाहरण ले सकते हैं। स्टार्च है, ये आपका क्या कर सकते हैं उदाहरण ले सकते हैं। तो ये आपका कोलाइडी विलयन हो गया, इसी को ऐसे ही समझाना है और इसको ही हमको ज़्यादा फोकस करना है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया कोलाइडी विलयन। चलिए हम एक और विलयन के पास क्या करते हैं, चलते हैं, वो है हमारा निलंबन। निलंबन जो होता है, निलंबन की अगर हम बात करें तो ये भी विषमांगी प्रकृति का होता है और इनमें भी विलेय और विलायक के कणों का आकार में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता पाया जाता है। इसमें विलेय का जो कण होता है ये तो आपका 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और विलायक के जो कण होता है आपको वो तो उतना ही होगा, आपका 1 नैनोमीटर से क्या होता है कम, या 1 नैनोमीटर होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। और इनके कणों को सामान्य आँखों से आसानी से क्या किया जा सकता है, आपका देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, क्योंकि इतने कण बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि इसको आसानी से देखा जा सकता है। और चर्मपत्र से बात करें तो बिल्कुल भी विकसित नहीं होता है, तो ये निलंबन होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है निलंबन। तो निलंबन क्या होता है आपका विषमांगी प्रकृति का होता है। निलंबन कैसा होता है भाई, निलंबन विषमांगी प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें भी विलेय और विलायक, विलेय और क्या भाई हमारा विलायक के कणों का आकार में भिन्नता होता है, भिन्नता होता है। क्या होता है आपका, भिन्नता होता है। इसमें विलेय के कण का आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होता है भाई हमारा अधिक होता है, अधिक होता है। तथा विलायक के कणों का आकार, विलायक के कणों का आकार आपका 1 नैनोमीटर है ना से क्या होता है आपका कम होता है, 1 नैनोमीटर होता है। फिर भी हम लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर से कम या 1 नैनोमीटर होता है। निलंबन के कणों को, निलंबन के कणों को आसानी से नग्न आँखों द्वारा देखा जा सकता है, नग्न आँखों द्वारा देखा जा सकता है, देखा जा सकता है ना। और चर्मपत्र से विसरित नहीं होता है, चर्मपत्र से विसरित नहीं होता है, चर्मपत्र से विसरित नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस प्रकार से चर्मपत्र से विसरित नहीं होता है भाई। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बताना है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, उदाहरण जैसे रेत और क्या होता है हमारा पानी, रेत और पानी, रेत और पानी का जो विलयन होता है, रेत और पानी का मिश्रण, पानी का जो क्या होता है आपका मिश्रण होता है। तो ये आपका किसका उदाहरण आता है, हमारा निलंबन के अंतर्गत इसको उदाहरण के तौर पर क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से कितने प्रकार का विलयन होता है भाई, 3 प्रकार का विलयन होता है। कौन कौन से, एक होता है हमारा वास्तविक विलयन, इसके बाद होता है कोलाइडी विलयन, जिसको आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा सुधार लो। यहाँ पर क्या होता है, विकसित करने पर
है ना। साधारण जो फिल्टर पेपर होता है उससे विस्तृत हो जाता है भाई, चर्म पत्र से विस्तृत फिलहाल तो हम लोग जो है देखें तो नहीं होता है, या फिल्टर पेपर से विस्तृत, चर्म पत्र से विस्तृत नहीं होगा, लेकिन फिल्टर पेपर जो होता है ना, साधारण जो फिल्टर पेपर होता है उससे विस्तृत हो जाता है। लेकिन हम बात करें अति सूक्ष्म जो फिल्टर पेपर होता है उससे जो है विस्तृत अगर हम बात करें तो उससे छाना जा सकता है। फिलहाल ये हो गया कोलाइडी विलयन, उसके बाद हो गया निलंबन। अब हम थोड़ा सा तीनों में क्या देखते हैं, अंतर थोड़ा सा क्या करते हैं, बात करते हैं कि वास्तविक विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन क्या है और निलंबन क्या है। हम तीनों में क्या करते हैं, थोड़ा सा अंतर में चर्चा करते हैं। पहला है प्रकृति, तो आपको पता है ये कैसा प्रकृति का होता है भाई, समांगी प्रकृति का होता है। कोलाइडी विलयन की बात करें तो ये कैसा होता है आपका, विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी क्या होता है हमारा, प्रकृति का होता है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। और निलंबन भी कैसा होता है आपका, विषमांगी प्रकृति का ही होता है। तो पहला हमारा अंतर यहाँ से क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट होता है। प्रकृति देखें तो वास्तविक विलयन समांगी होता है, वो विषमांगी और वो विषमांगी। कणों के आकार की बात करें तो यहाँ पर कणों का आकार कितना होता है आपका, 1 नैनोमीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर विलेय और विलायक का अलग होता है। तो विलेय की अगर हम बात करें तो ये 1 नैनोमीटर से आपका लगभग 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और अगर विलायक की कणों की अगर बात करें यहाँ पर तो ये आपका कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर से लेकर के आपका 1 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कणों का तो इसमें जो विलेय होता है, ये विलेय आपका कितना होता है भाई, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और विलेय हम लोग बोल सकते हैं, विलायक की अगर हम बात करें तो जो विलायक होता है ये आपका कितना होता है हमारा, विलायक की 1 नैनोमीटर बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर। तो ये आपका किसका हो गया, आपका ये कणों का आकार। विसरणशीलता की बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका, विसरित हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है भाई, चर्म पत्र से क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, विसरित हो जाता है, हो जाता है। ये विसरित नहीं होता, विसरित नहीं होता, नहीं होता। और ये भी विसरित नहीं होता है, विसरित नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये बात हो गया हमारा। छन्नता की बात करें तो इसको जो है छाना नहीं जा सकता भाई, है ना, छाना नहीं जा सकता, छाना नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मतलब भाई बिल्कुल इसके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि इसको छाना नहीं जा सकता। इसको अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से जाना जा सकता है। इतने अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है भाई। अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है, छाना जा सकता है, जा सकता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसको बिल्कुल छाना जा सकता है भाई, छन्यता का गुण होता है, छाना जा सकता है, छन्यता का गुण होता है, मतलब छान सकते हैं भाई कुल मिला के, ठीक है। तो छाना जा सकता है, छाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके कण इतने बड़े बड़े होते हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ बातें। पहला क्या हो गया हमारा, प्रकृति की बात करें तो प्रकृति हो गया आपका समांगी, और कैसा होता है आपका ये विषमांगी होता है, जो आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट की हमने बात किया, दूसरा भी क्या हो चुका है आपका, कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट भी क्या हो चुका है, यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ फोर्थ पॉइंट भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया भाई, ठीक। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, दृश्यता, तो ये जो है अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखता है। कौन हमारा, ये जो आपका वास्तविक विलयन होता है, ये अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना। इसे अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, इसे या इनके कणों को ना, कणों को ही देखना है भाई। इसे अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, देखा
जा सकता है। किनको? कणों को ना, पानी तो दिखता है सब में भाई, कण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दृश्यता की बात करें तो हमारा जो वास्तविक विलयन होता है उनके जो कण होते हैं उनको अति सूक्ष्मदर्शी से भी कण को नहीं देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कण को, किसको? कण को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो कण होता है, यहाँ पर कण को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है ना। और लास्ट में अगर हम बात करें तो इनके कणों को सामान्य आँखों से देखा जा सकता है। सामान्य आँखों से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक और किसकी बात हो गया, हमारा दृश्यता की बात हो गया। अब क्या दिया है? पारदर्शी। तो ये क्या होती है? पारदर्शी होती है। वो क्या होती है? आपकी अपारदर्शी होती है, बोल सकते हैं, वो भी अपारदर्शी होती है। ये कैसा होता है? हमारा पारदर्शी। ठीक है, ये क्या होती है? अपारदर्शी। अपारदर्शी। और ये क्या होती है? ये भी अपारदर्शी। अपारदर्शी बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है इसमें दो ठो, और वो क्या है? हमारा टिंडल प्रभाव। नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, या दर्शा सकते हैं, बोल सकते हैं आप, दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और बरावनी गति नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे दर्शाते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, और ये दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, इसमें क्या कर सकते हैं? अंतर लिख सकते हैं। कभी अंतर पूछा नहीं है, बट आपको अंतर क्या कर सकता है? आपको पूछ सकता है, पूछा जा सकता है भाई। तो ये हो गया अंतर। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि जो कोलाइडी विलयन होता है, कौन सा विलयन? हमारा कोलाइडी विलयन। इस कोलाइडी विलयन की दो प्रवस्था होता है। ठीक है, कोलाइडी जो क्या है? हमारा विलयन है। इस कोलाइडी विलयन की हम आगे चर्चा करेंगे भाई। अब बाकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, इसका चर्चा नहीं करेंगे, अब इसका भी चर्चा नहीं करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? कोलाइडी विलयन का। तो कोलाइडी विलयन की दो प्रवस्था होती है। जैसे विलयन की दो अवस्था था, विलय और विलायक, वैसे ही कोलाइडी विलयन की दो प्रवस्था होती है। एक होती है परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त, ठीक है, परिक्षिप्त प्रवस्था बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका परिक्षेपण प्रवस्था, परिक्षेपण प्रवस्था। तो दो प्रकार की प्रवस्था क्या होती है? कोलाइडी विलयन में पाई जाती है। पहला क्या होता है? हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था, और दूसरा क्या होता है? परिक्षेपण प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था का मतलब होता है विलय की अवस्था को बोलते हैं हम लोग परिक्षिप्त अवस्था, और विलायक की जो प्रवस्था होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा अवस्था भाई? परिक्षेपण अवस्था। तो नाम अलग है, बाकी वही है। परिक्षेपण मतलब विलायक की अवस्था को शो करता है, और परिक्षिप्त मतलब विलय की अवस्था को शो करता है। तो इन्हीं दोनों अवस्था के आधार पर आगे कोलाइडी विलयन को जो है कुछ भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, जिसको हमको क्या करना है? अभी देखना है। तो ये दिया गया है आपका कोलाइडी तंत्र के प्रकार। किसके प्रकार दिया है? आपका कोलाइडी तंत्र के प्रकार। किसके आधार पर दिया गया है भाई? परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त, और क्या दिया है हमारा? परिक्षेपण प्रवस्था, परिक्षेपण प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब क्या बताया मैं अभी? तो परिक्षिप्त प्रवस्था का मतलब होता है विलय की अवस्था, और परिक्षेपण मतलब होता है आपकी विलायक की अवस्था। ठीक है, तो इनके आधार पर यहाँ पर कुछ भागों में क्या किया गया है? इनको बांटा गया है। किनको? कोलाइडी तंत्र को। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बताया ना, अब आगे कोलाइडी तंत्र ही पढ़ेंगे। ये दिया है आपका परिक्षिप्त प्रवस्था, और ये दिया है आपका परिक्षेपण प्रवस्था। परिक्षिप्त मतलब विलय की अवस्था है भाई। यहाँ पर क्या है? विलय। और विलय क्या होता है? आप जानते हो, जिनकी मात्रा विलयन में कम हो वो विलय, और जिनकी मात्रा ज़्यादा हो वो क्या कहलाता है? आपका विलायक कहलाता है। तो वैसा ही है ना, खाली नाम चेंज है। ठीक, तो यहाँ पर देखो परिक्षिप्त प्रवस्था अगर गैस है
और परिक्षेपण प्रवस्था अगर द्रव है तो उन दोनों के मिलने से जो कोलाइडी तंत्र बनता है, जो कोलाइडी विलयन बनता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? उसको झाग या क्या कहते हैं? फेन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक हमारा पात्र है, उस पात्र में परिक्षेपण मतलब पानी क्या है? ज़्यादा है, और उसमें हम लोग गैस क्या करते हैं? घोल लेते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो भी अवस्था बनता है वही आपका क्या कहलाता है? आपका झाग या फेन के नाम से जाना जाता है। तो गैस और जो द्रव जब आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है, तो उस स्थिति में जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसको हम लोग जो है फेन या झाग के नाम से जाना जाता है। अब विलयन में मत चल देना भाई, वहाँ पर अलग है। तो जब परिक्षिप्त माध्यम क्या हो? गैस हो, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव हो, तो उस स्थिति में बनने वाला जो भी क्या होता है? आपका जो कोलाइडी तंत्र होता है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? झाग या फेन कहते हैं। और उदाहरण के लिए क्या होता है? साबुन हो गया, फेनिल क्रीम हो गया, ये सब जो है आपका क्या नाम से जाना जाता है? आपका झाग या फेन का कोलाइडी तंत्र के उदाहरण के अंतर्गत आता है। यदि यहाँ पर दिया है परिक्षिप्त माध्यम क्या है? गैस है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ठोस फेन कहा जाता है ना भाई। या आपसे क्वेश्चन करेगा ठोस फेन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ठोस फेन वह कोलाइडी तंत्र होता है जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है? गैस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस फेन कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो झामा पत्थर जो होता है, जो छिद्र युक्त पत्थर होता है ना, हल्का भी होता है, तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है? ठोस फेन के अंतर्गत आता है। डबल रोटी आप उदाहरण देख सकते हैं। आप डबल रोटी को देखेंगे तो छिद्र युक्त रहता है, मतलब उसके अंदर गैस रहता है, ठीक है। तो गैस रहता है, तो गैस क्या है? आपका विलेय है तो कम मात्रा में है, ठोस विलायक है तो ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस फेन कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा? 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है भाई। ठोस फेन किसे कहते हैं बोलेंगे तो परिक्षेपण माध्यम जिसमें क्या हो? ठोस हो, और परिक्षिप्त माध्यम गैस हो, तो उसे हम ठोस फेन कहते हैं। उदाहरण झामा पत्थर, डबल रोटी, रबर, आप उदाहरण क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें। तो यहाँ पर अगर परिक्षिप्त माध्यम द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस हो, मतलब गैस ज़्यादा हो और द्रव उसके अपेक्षा कम हो, तो वहाँ से जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव एरोसॉल के नाम से जानते हैं। द्रव एरोसॉल कहा जाता है। और जो बादल होता है, इस बादल में बात करें तो गैस ज़्यादा रहता है, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम ज़्यादा होता है ना भाई। तो बादल में आप देखना गैस ज़्यादा होता है, और बादल के बीच बीच में क्या होता है? आपका जल वाष्प पाया जाता है, मतलब पानी उसके बीच में क्या होता है? मौजूद रहता है। तो बादल किसका उदाहरण होता है भाई? हमारा द्रव एरोसॉल का उदाहरण होता है। तो इस तरीक़ा से द्रव एरोसॉल एक कोलाइडी तंत्र का क्या है? नाम है। ये सब कोलाइडी विलयन का नाम है भाई। जितना मैं बोल रहा हूँ सब कोलाइडी विलयन है, और इसमें कौन परिक्षिप्त है और कौन परिक्षेपण है हम देखते जा रहे हैं। 3rd नंबर हम जो देखने वाले हैं, मतलब ये जो नंबर है ये देखने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। यहाँ पर पायस क्या है आगे हम लोग और पढ़ेंगे, बट यहीं से जान लो कि पायस क्या होता है। जब परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होता है? द्रव होता है, तो वो कोलाइडी तंत्र जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पायस के नाम से जानते हैं। मतलब वह कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त माध्यम अर्थात विलेय और विलायक दोनों की माध्यम कैसा हो? द्रव हो, वही आपका क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। लेकिन विलेय और विलायक नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है? आपका परिक्षिप्त और परिक्षेपण बोलना है, ठीक है। तो जब परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो? द्रव हो, तो क्या कहलाता है? आपका पायस कहलाता है। और दूध जो होता है वो पायस का उदाहरण है। तेल और जो जल का मिश्रण होता है वो पायस का उदाहरण है। दूध इसलिए पायस का उदाहरण है कि दूध में क्या होता है? आपका घी रहता है, मतलब तेल पाया जाता है जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, ठीक है। तो इसलिए वो पायस के अंतर्गत उदाहरण आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है, उदाहरण दे देगा और पूछेगा क्या होता है दूध जो है, तो पता रहेगा तो आप बता देंगे एक पायस होता है ऐसे करके, ठीक है। आगे हम बात करें जेल का। जेल भी बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में आता है। जेल क्या है? तो उधर कैदी लोग रहते हैं वो वाला जेल नहीं है भैया, दूसरा जेल है, ठीक है। ये जो जेल होता है ये क्या होता है? जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस हो और परिक्षिप्त माध्यम क्या हो? द्रव हो, वही क्या कहलाता है? आपका जेल कहलाता है। और जेल का उदाहरण की बात करें तो जेली होता है,
पनीर होता है, मक्खन होता है, ये सब जेल के उदाहरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्वेश्चन 1 नंबर में आया भी है कि जेल किसे कहते हैं, तो जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या हो, ठोस हो, और परिक्षिप्त माध्यम क्या हो, द्रव हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका जेल कहलाता है। और जेली आप देखे होंगे, जेली क्या होता है, जेली का एक चॉकलेट आता है, तो जेली ठोस होता है बट उसके अंदर में पानी क्या रहता है, छिपा रहता है, तो ठोस ज़्यादा होता है इसलिए परिक्षेपण माध्यम है, और द्रव बीच में छिपा रहता है तो परिक्षिप्त माध्यम होता है। ठीक है, तो ये जेल हो गया, ये दोनों को याद रखेंगे भाई। उसके बाद दिया है ठोस एरोसॉल क्या है, तो जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस हो और परिक्षिप्त माध्यम क्या हो, आपका द्रव हो, परिक्षिप्त माध्यम ठोस हो, तो क्या कहलाता है आपका, देखो ये हो गया, परिक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो, और परिक्षिप्त माध्यम ठोस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ठोस एरोसॉल। और इसका उदाहरण है धुआं हो गया, धूल हो गया। धूल में देखना गैस ज़्यादा होता है और बीच बीच में छोटे छोटे कण रहते हैं, है ना, धूल के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, तो गैस ज़्यादा है और धूल के कण हैं जो कि ठोस अवस्था में होते हैं वो कम है, इस कारण इस कोलाइडी तंत्र का नाम क्या होता है, ठोस एरोसॉल होता है। और धुआं जो है और धूल जो है आपका, वो ठोस एरोसॉल के क्या है, उदाहरण होते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद आता है साल, क्या आता है हमारा, साल। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, आपका पूछा जाता है कि साल होता क्या है। ठीक है, साल क्या है, तो साल क्या होता है, तो साल और जेल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, जेल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठोस होता है, और परिक्षिप्त माध्यम द्रव होता है, और साल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, द्रव होता है, और परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है, ठोस होता है। तो उस स्थिति में उसको क्या बोलते हैं, साल कहते हैं। और साल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन करता है। उदाहरण के लिए गोल्ड का साल होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल होता है, पेंट स्याही, ये सब किसके उदाहरण में आता है, साल के उदाहरण में आता है। तो क्वेश्चन आता है साल क्या है, तो जिसमें आपका बोल सकते हैं परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त माध्यम ठोस हो, वही क्या कहलाता है, आपका साल कहलाता है। और एक लास्ट है आपका, वो है ठोस साल क्या होता है, तो ठोस साल वह होता है जिनमें दोनों माध्यम ठोस होता है। ठीक है, परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण माध्यम दोनों अगर ठोस हो तो वही ठोस साल कहलाता है। उदाहरण के लिए रूबी कांच होता है, मोती जो होता है, ये सब किसके उदाहरण में आता है, आपका ठोस साल के उदाहरण में आता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, कोलाइडी जो तंत्र है उनको उनके जो प्रवस्था है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, ऐसे 7-8 भागों में बांट सकते हैं, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है। जो कहाँ से पूछ सकता है, पायस से, जेल से और साल से, बाकी से भी क्वेश्चन कर सकता है। तो ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है भाई, ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मतलब इसको आपको पढ़ना है अच्छा से। ठीक है, तो जिसको हम यहाँ पर बता दिए। तो ये हो गया कोलाइडी तंत्र के क्या हो गया, प्रकार। एक हम लास्ट देखते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पर क्या करते हैं भाई, समाप्त करते हैं। और वो है आपका कोलाइडी विलयन की प्रवस्था, जो मैं पहले आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कोलाइडी विलयन की कितनी प्रवस्था होती है, 2 प्रवस्था होती है। कौन कौन से, एक होती है आपकी परिक्षिप्त प्रवस्था और एक होता है परिक्षेपण अवस्था। तो बिले की जो प्रवस्था होती है, बिले की जो क्या है, प्रवस्था है, बिले की जो क्या होती है, आपकी प्रवस्था होती है, बिले की प्रवस्था होती है, वही क्या कहलाती है भाई, वही परिक्षिप्त प्रवस्था होती है। वही बिले की प्रवस्था होती है, या बिले की प्रवस्था ही क्या होती है, परिक्षिप्त प्रवस्था होती है। बिले की प्रवस्था ही क्या होती है हमारी, परिक्षिप्त प्रवस्था होती है, परिक्षिप्त प्रवस्था है ना, प्रवस्था है। तो अभी तो मैं आपको बता चुका हूँ। और विलायक की जो भी माध्यम होता है, विलायक की जो प्रवस्था होता है, विलायक की प्रवस्था क्या कहलाता है, आपका परिक्षेपण प्रवस्था कहलाता है। कौन सा भाई, परिक्षेपण प्रवस्था, परिक्षेपण प्रवस्था कहलाता है, प्रवस्था। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे कोलाइडी विलयन के कितने प्रवस्था हैं, 2 प्रवस्था, परिक्षिप्त और परिक्षेपण। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है, तो आपका जो भी क्या होता है, जो बिले की जो प्रवस्था होता है वही आपका परिक्षिप्त प्रवस्था है, और विलायक की जो प्रवस्था होता है वो परिक्षेपण प्रवस्था कहलाता है। और इनके आधार पर अभी हम लोग 7 प्रकार के क्या देखे हैं, 7-8 प्रकार के
कोलाइडी तंत्र देखे हैं। तो ये हो गया आपका कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। ठीक है, तो इसको आपको याद में क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो आज का क्लास फ़िलहाल हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं भाई। और आगे आने वाले जो क्लास है उसमें हम कोलाइडी विलयन को कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं, कई आधार पर बांट करके पढ़ते हैं। तो वो हम आगने वाले क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और उधर जितना भी क्लास आने वाला है सबके सब क्या है, महत्वपूर्ण है। उसमें जो भी टॉपिक है वो सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो उनको आपको बिल्कुल क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आज के लिए क्लास यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, ओके।